जय भीम। देश में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है। उसकी जो जिम्मेदारी है वह यह है कि देश में अगर कहीं पे भी किसी के मानवाधिकार की जो संविधान ने उन्हें दिए हैं अधिकार, एक नागरिक के तौर पर, भारत के नागरिक के तौर पर, अगर उसका हनन होता है और कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति उसका हनन करती है तो वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जाता है न्याय की उम्मीद पाले। वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चर्चा में है। चर्चा की जो वजह है वह है उसके नए नियुक्त हुए अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मिश्रा 20 सितंबर 2020 को रिटायर हुए थे। इसके बाद 31 मई 2021 को उन्हें पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 2 जून को उन्होंने पदभार संभाल लिया है। आयोग का चेयरमैन होने के नाते उन्हें अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इस नियुक्ति को लेकर बवाल शुरू हो गया है और जनता की अदालत में जस्टिस मिश्रा का ट्रायल शुरू हो गया है। इस ट्रायल में जस्टिस मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मिश्रा के खिलाफ खास तौर पर रिजर्वेशन के विरोध में काम करने या कहें कि रिजर्वेशन का विरोधी होने, दलितों आदिवासियों के हक का विरोधी होने और पूंजीपतियों के पक्ष में काम करने और न्यायपालिका में रहते हुए पक्षपात करने जैसे गंभीर आरोप हैं। कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन के खिलाफ लगातार फैसला देने वाले जज अरुण मिश्रा को भाजपा सरकार ने रिटायरमेंट के बाद का तोहफा दिया है। सवाल उठ रहा है कि मानवाधिकार आयोग में जब ज़्यादातर मामले एससी, एसटी और कमज़ोर वर्गों के आते हैं और अरुण मिश्रा का ट्रैक रिकॉर्ड इनके मामले में बहुत बेहतर नहीं है, ऐसे में वह इन वर्गों को न्याय कैसे देंगे। सोशल मीडिया पर लोग पुराने अखबारों की उन कतरनों को शेयर कर अरुण मिश्रा की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं जिसमें उनकी भूमिका विवादास्पद और वंचित वर्ग की विरोधी रही है। मसलन अरुण मिश्रा ने आदिवासी इलाकों में आदिवासी टीचर्स की 100% भर्ती के खिलाफ फैसला दिया था जिसका इस समुदाय ने काफ़ी विरोध किया था। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी कहे जाने वाले उद्योगपति अडानी को तमाम मामलों में जस्टिस मिश्रा द्वारा लाभ पहुंचाने का आरोप है। जस्टिस अरुण मिश्रा को 2019 से 20 के बीच में अडानी से जुड़े 7 केस मिले। यह चौंकाने वाली बात है, लेकिन सच है कि इन 7 केस में फैसला अडानी के पक्ष में आया। आखिरी केस 2 सितंबर 2020 का है जिसमें अडानी के पक्ष में फैसला आने से अडानी ग्रुप की कंपनी को 8,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। अरुण मिश्रा वही जज हैं जिन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास के तुगलकाबाद के धाम को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और जिस पर उनके अनुयायियों ने दुनिया भर में बड़ा प्रदर्शन किया था। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार उन्हें दलितों की भावनाओं को आहत करने का पुरस्कार दे रही है। जाने माने वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जस्टिस अरुण मिश्रा के खिलाफ एक उद्योग समूह के कई मामलों को अपनी अदालत में सुनने का आरोप भी लगाया था। तो वहीं अरुण मिश्रा ने जजों को नियुक्त करने वाले कोलेजियम में रहते हुए अपने भाई विशाल मिश्रा को हाई कोर्ट का जज बनाया। इसके लिए कम से कम 45 साल का होने की शर्त थी, लेकिन इस शर्त में ढील दे दी गई और 44 साल में ही विशाल मिश्रा हाई कोर्ट के जज बन गए। तब अदालत के भीतर भी खूब बवाल मचा था। न्यायमूर्ति BH लोया की हत्या के मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा को ही सौंपी गई थी। वरीयता की सूची में 10वें स्थान पर होने के बावजूद जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की खंडपीठ को यह संवेदनशील मामला दे दिया गया था। इससे सुप्रीम कोर्ट के जजों के भीतर भी हलचल मच गई थी। इसके खिलाफ 4 जजों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना नाम लिए मिश्रा पर निशाना साधा था। विवाद होने पर जस्टिस मिश्रा ने खुद को इस केस से अलग कर लिया था। जिस EVM को लेकर देश भर में बवाल मचा है उसमें भी अरुण मिश्रा का नाम आता है। अरुण मिश्रा ही वे जज हैं जिन्होंने ये आदेश दिया था कि EVM के नतीजों की जांच करने के लिए वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती जरूरी नहीं है। आज भी तमाम लोग इस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जस्टिस मिश्रा के उस फैसले ने EVM को भारत में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वैसे किसी भी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की भूमिका सबसे अहम होती है, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि मोदी सरकार में ऐसे तमाम पद योग्यता देखकर देने की बजाय आपसी रिश्तों को देखकर दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिस अरुण मिश्रा के बीच का कनेक्शन कितना मजबूत है, यह इससे समझा जा सकता है कि जब जस्टिस अरुण मिश्रा पद पर थे तो उनके नाती के मुंडन में प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी मौजूद थे। वह पारिवारिक आयोजन अरुण मिश्रा के सरकारी आवास पर हुआ था। तो वहीं पद पर रहते हुए अरुण मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए उन्हें दूरदर्शी नेता और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रधानमंत्री बताया था। पीएम मोदी और अरुण मिश्रा के बीच इसी गठजोड़ के कारण जज के पद से रिटायर होने के बाद भी अरुण मिश्रा 8 महीने तक अपनी सरकारी कोठी में जमे रहे और किसी ने उन्हें कोठी खाली करने को नहीं कहा। तो अब मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद वह कोठी फिर से संभवतः उनके पास ही रहेगी। साथ ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा होने के नाते तमाम सुविधाएं भी वह उठाते रहेंगे। इन तमाम आरोपों के आधार पर जस्टिस अरुण मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में खतरनाक कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनके रिकॉर्ड को देखते हुए उनके कार्यकाल में वंचित तबके को न्याय मिलने की संभावना कम ही है। अरुण मिश्रा को चेयरमैन बनाए जाने का भारी विरोध शुरू हो गया है। ट्विटर पर लोग उनके पुराने फैसलों के साथ शेम ऑन अरुण मिश्रा का ट्रेंड चला रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन की सिलेक्शन कमेटी में शामिल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसके विरोध में चयन प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था। खड़गे की मांग थी कि आयोग के अध्यक्ष के रूप में SC, ST या अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। दरअसल सरकार और न्यायपालिका के बीच गठजोड़ को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, तो इसकी जायज वजह भी है। SC, ST एक्ट के खिलाफ फैसला देने वाले जज अशोक गोयल को सरकार ने रिटायरमेंट के बाद NGT का चेयरमैन बना दिया। तो वहीं आरक्षण के खिलाफ फैसला देने वाले जज अरुण मिश्रा को मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बना दिया गया है। रिटायरमेंट के बाद जस्टिस रंजन गोगोई भाजपा के कोटे से राज्यसभा पहुंच चुके हैं और संभवतः भविष्य में भाजपा उनको भी कोई बड़ा पद दे ही देगी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज आता है राजनीति में तो वो सिर्फ राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो नहीं ही आता है। तो जब इस तरीके से देश में फैसले हो रहे हैं और गिने चुने लोगों को तमाम पदों पे बिठाया जा रहा है, तो आखिर देश की जनता इसे देखे तो कैसे देखे। साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार लाभ लेने और लाभ देने के सिद्धांत पर चल रही है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद।